मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 बायोलॉजी के वन शॉट सीरीज को, जो कि मैं लगातार आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसके पहले की सारी वीडियोस और सारे चैप्टर आप लोग को अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज के वीडियो में हम बढ़ेंगे सबसे लास्ट वाले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। तो चलिए हम फटाफट से इसे शुरू करते हैं। जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक जटिल वैज्ञानिक प्रश्न है जिसका अभी तक कोई निश्चित उत्तर मिला ही नहीं है। हालांकि कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। अब लो भाई, ऐसा चैप्टर है जिसका कि कोई जवाब ही नहीं। सबसे पहली बात है जीवन की उत्पत्ति, और इसका सच बताऊं तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला। तो जब ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो देखिएगा कि आगे आगे क्या होता है। जवाब तो नहीं मिला, लेकिन कई सारे सिद्धांत बता दिए गए, जैसे कि प्राचीन सूप सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इसके बाद दूसरा भी बताया गया गहरे समुद्री छिद्र सिद्धांत, डीप सी वेंट हाइपोथेसिस। और सिद्धांत भी बताए गए, जैसे कि आरएनए विश्व सिद्धांत, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, पैंसपर्मिया सिद्धांत, पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन इतनी सारी चीज़ें बता दी गई। अब आप लोग को ऐसा नहीं समझना कि दीदी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप प्लीज़ हमें थोड़ा और अच्छे से समझाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें कुछ भी नहीं क्लियर हो पा रही। अरे तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी आगे थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। तो सबसे पहला हेडिंग मैंने रखा है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन काल से ही विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित रही हैं, जिनमें से कि कुछ प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं, यानी कि इस प्रकार हैं। सबसे पहली है स्वतः स्फूर्त जनन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस विचारधारा के अनुसार जीवन निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही उत्पन्न हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो कीचड़ से मक्खियों का उत्पन्न होना, सड़े हुए मांस से मक्खियों का उत्पन्न होना। इस विचारधारा का समर्थन प्राचीन यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने भी किया था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला था हमारा स्वतः स्फूर्त जनन, यानी कि अपने आप ही जनन हो जाना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि जहाँ कीचड़ होता है वहाँ मक्खियाँ अपने आप ही लगने लगती हैं, और जैसे सड़ा हुआ मांस होता है उसमें भी मक्खियाँ लगने लगती हैं। हमने देखा होगा कि कई मीठी चीज़ें होती हैं तो चींटी भी अपने आप आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें संकेत देती हैं कि किसी ऐसे ही निर्जीव पदार्थों से भी स्वतः उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से मान्य नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि उस विचारधारा का समर्थन अरस्तु ने भी किया था, जिन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और बायोलॉजी के जनक भी बोलते हैं। दूसरा है ईश्वरीय सृष्टि, डिवाइन क्रिएशन।
इस विचारधारा के अनुसार जीवन की उत्पत्ति ईश्वर या फिर किसी दिव्य शक्ति के द्वारा हुई है। ये धारणा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में प्रचलित है। अगर आप भी एक धार्मिक इंसान हो तो आपने भी टीवी में, मोबाइल में या बहुत जगह देखा होगा, या फिर आपके मम्मी पापा ने भी आपको बताया होगा, और आपने टीचरों से भी कई सारे लोगों से सुना होगा कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है। तो हमारी पृथ्वी को किसी भगवान जी ने बनाया है, ऐसा भी तो माना जाता है। दूसरा है पैस्पर्मिया। इस विचारधारा के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है, बल्कि ये ब्रह्मांड के अन्य भागों से पृथ्वी पर आया है। कहते हैं कि पृथ्वी पर तो उत्पत्ति हुई नहीं जीवन की, और ये ब्रह्मांड के दूसरे भागों से आया है। ये विचारधारा भी प्राचीन काल से ही मौजूद है और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत भी की गई है। इन विचारधाराओं के अलावा प्राचीन काल में भी कुछ वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक आधार पर विचार किया था। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनान के दार्शनिक एनॉक्सीमेंस ने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति वायु से हुई है। इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। पता है ये क्यों छूटा है? ये इसीलिए छूटा है कि आप लोग पढ़ाई करो और आप लोग इसकी खोज कर पाओ। इसीलिए तो आप लोग को क्या करना है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, और उसके बाद जो चीज़ें नहीं खोजी गई हैं उसका आप लोग को खोज कर देना है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन विचारधाराओं का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि मनुष्य ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में कैसे सोचा है और इन विचारों का विकास कैसे हुआ है। हालांकि इनमें से अधिकांश विचारधाराएं आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर सही नहीं मानी जाती। जैसे किसी ने बोल दिया कि वायु से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो क्या ये मानने लायक है? अब तो हम बहुत ज़्यादा इस पे तर्क वितर्क कर सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ आधुनिकवाद इस प्रकार हैं। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक विचारधाराएं वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर आधारित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहला है ओपेरिन-हॉल्डेन सिद्धांत, ओपेरिन-हॉल्डेन हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था। इन अणुओं ने धीरे धीरे अधिक जटिल संरचनाओं का निर्माण किया, जो कि अंततः पहले जीवित कोशिकाओं का रूप ले ली। तो मानी तो इतनी सारी चीज़ें जाती हैं, परंतु इसमें से सत्य क्या है और झूठ क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। क्या था हमारा? ओपेरिन-हॉल्डेन सिद्धांत था। तो ओपेरिन-हॉल्डेन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, और जो सरल कार्बनिक अणु बने उन्होंने धीरे धीरे करके जटिल संरचनाओं का निर्माण किया, जो कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं के रूप में बदल गए। इस सिद्धांत का समर्थन प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से भी मिला है, जिसमें कि सरल कार्बनिक पदार्थों से एमिनो एसिड जैसे कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया गया है। तो किससे मिला है कि जैसे प्रयोगशाला में भी इसका अध्ययन किया गया था, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें पता चली, तो लगा कि हाँ ये भी सही हो सकता है। अगला वाला है गहरे समुद्री छिद्र सिद्धांत, डीप सी वेंट हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार समुद्र तल पर स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकते थे।
इन वेंट्स से निकलने वाली गर्म पानी में रासायनिक तत्वों की प्रचुरता होती है जो कि जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसके बाद अगला है आरएनए विश्व सिद्धांत, यानी कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार आरएनए एक बहुमुखी अणु जो कि आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित कर सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आरएनए पहले स्वप्रतिकृति अणु हो सकता है जिसके बाद में डीएनए और प्रोटीन का विकास हुआ, यानी कि सबसे पहले था आरएनए, इसके बाद बना डीएनए और इसके बाद बना प्रोटीन। ये सारी चीज़ें जानना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगली है पैस्परमिया सिद्धांत, पैस्परमियर हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है बल्कि ये ब्रह्मांड के अन्य भागों से पृथ्वी पर आया है। उदाहरण के लिए कहें तो उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के माध्यम से। इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ वैज्ञानिकों ने उल्कापिंडों में कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया। अगर कार्बनिक अणु से जीवन की उत्पत्ति हुई और उल्कापिंड में भी कार्बनिक अणु पाया गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि उल्कापिंड से जीवन की उत्पत्ति हुई हो। ये सभी आधुनिक अवधारणाएं जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के आधार पर विकसित हुई हैं। हालांकि जीवन की उत्पत्ति के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और अभी भी शोध जारी है। जैव रासायनिक विकास अथवा ओपेरिनवाद का सिद्धांत। जैव रासायनिक विज्ञान यानी कि बायोकेमिकल इवोल्यूशन, जैव रासायनिक विकास का सिद्धांत ये मानता है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से धीरे धीरे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हुई है। इस प्रक्रिया में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण हुआ और अंततः जीवन का उदय हुआ। ये भी माना जाता है कि सबसे पहले सरल अणु बने और इसके बाद जटिल अणु बने और जीवन का उदय हुआ। तो अब हम देखेंगे ओपेरिन सिद्धांत के बारे में, ओपेरिन थियरी के बारे में। ओपेरिन कौन थे? एक रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन ने 1924 में जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के अनुसार क्या था? ओपेरिन कहाँ के थे? तो ये रूस के रहने वाले थे। पूरा नाम था अलेक्जेंडर ओपेरिन और 1924 में जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके अनुसार क्या था कि प्रारंभिक वातावरण, पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन की कमी थी और इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि गैसें मौजूद थी। इनका मानना क्या था कि सबसे पहले हमारे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प और बहुत सारी गैसें मौजूद थीं। फिर है ऊर्जा स्रोत। इस प्रारंभिक वातावरण में विभिन्न ऊर्जा स्रोत जैसे कि बिजली, पराबैंगनी विकिरण, गर्मी और भी सारी चीज़ें मौजूद थीं। फिर है एमिनो अम्ल का निर्माण। इन ऊर्जा स्रोतों की उपस्थिति में प्रारंभिक वातावरण में मौजूद सरल अणुओं जैसे कि मीथेन, अमोनिया आदि से अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। फिर प्रोटीन का निर्माण। अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
अगला है कोएसरवेट्स का निर्माण। प्रोटीन अणु आपस में जुड़ करके कोएसरवेट्स का निर्माण करते हैं। कोएसरवेट्स एक प्रकार के छोटे कण होते हैं जो कि कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। प्रथम जीव का निर्माण। कोएसरवेट्स में धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई और प्रथम जीव का निर्माण हुआ। मुझे पता है कि मैं कितना भी पढ़ा दूँ पर आप लोग को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। कारण यही है कि जेनेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसके बाद अगला है ओपैरिन के सिद्धांत को प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया है। 1953 में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने एक प्रयोग किया था जिसमें कि उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण किया था और उसमें बिजली की चिंगारी डाली थी। इस प्रयोग में अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ जिससे कि ओपैरिन के सिद्धांत की पुष्टि हुई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जैव रासायनिक विकास और ओपैरिन सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जिसमें कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण हुआ और अंततः जीवन का उदय हुआ। अगला हम देखेंगे स्टैनली मिलर के प्रयोग के बारे में। इसी को हम स्टैनले एवं मिलर का प्रयोग भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो वैज्ञानिक हैं। स्टैनली मिलर का प्रयोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। इस प्रयोग में उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण करने का प्रयास किया और दिखाया कि निर्जीव पदार्थों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। उनके प्रयोग की प्रक्रिया क्या थी? तो प्रारंभिक वातावरण का अनुकरण। मिलर ने एक बंद पात्र में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प का मिश्रण लिया था। ये मिश्रण प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में मौजूद गैसों का प्रतिनिधित्व करता था। वैसे तो ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाए तब आप लोग इसे अच्छे से हल कर पाओ। अगला है ऊर्जा स्रोत। उन्होंने इस मिश्रण में विद्युत चिंगारियां उत्पन्न की ताकि प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद बिजली के प्रभाव का अनुकरण किया जा सके। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। विद्युत चिंगारियों के प्रभाव से मिश्रण में मौजूद सरल अणुओं से एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसका परिणाम क्या निकला कि प्रयोग के अंत में मिलर ने पाया कि पात्र में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था। ये प्रयोग दर्शाता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव था। इसका महत्व क्या निकला कि मिलर के प्रयोग ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि निर्जीव पदार्थों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। ये प्रयोग जो है ये ओपैरिन के सिद्धांत की पुष्टि करता है, जो कि ये मानता है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से धीरे धीरे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हुई है। अगला हेडिंग है हमारा जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का अर्थ है जीवों में धीरे धीरे और क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप नए जीवों का उदय होता है। ये एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि जीव अपनी संरचना, कार्य और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैव विकास का मतलब है धीरे धीरे चलता रहना, जीवों का विकास, धीरे धीरे और क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया, ताकि वे अपने पर्यावरण के अनुकूल हो सके। तो जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने दिया था क्या? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत बताता है कि जीवों में विविधता होती है और कुछ जीवों में ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने और संतान उत्पन्न करने में अधिक सफल बनाते हैं। इन जीवों के जीवित रहने और संतान उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है, जिससे कि उनके अनुकूल लक्षण अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। उत्परिवर्तन जीवों के डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन है। ये परिवर्तन जीवों के लक्षणों में परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं जबकि कुछ लाभदायक होते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तन जीवों को अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं और प्राकृतिक चयन के माध्यम से अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जब ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब आप लोग इसे दोबारा से स्टार्ट करके और 1.5 के स्पीड में देखिएगा, क्योंकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और इसमें से जो एग्जाम में आएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं आने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा स्पीड में करके, पर ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक जनन के दौरान माता पिता के जीनों का मिश्रण होता है जिससे कि संतानों में नए संयोजन बनते हैं। ये आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है और प्राकृतिक चयन के लिए सामग्री प्रदान करता है। जैव विकास के प्रमाण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जीवाश्म का रिकॉर्ड। जीवाश्मों का अध्ययन हमें अतीत के जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उनके विकास को समझने में मदद करता है। फिर है तुलनात्मक शारीरिक रचना। विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना की तुलना करके हम उनके बीच के संबंधों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मानव, व्हेल, चमगादड़ के अग्रपादों की संरचना। अग्रपादों का मतलब है आगे वाले उनके हाथ, हालांकि उनके कार्य अलग अलग होते हैं। इसके बाद है भ्रूण विकास। विभिन्न जीवों के भ्रूण विकास की तुलना करके हम उनके विकासात्मक संबंधों को समझ सकते हैं। आणविक जीव विज्ञान। डीएनए और प्रोटीन के अनुक्रमों की तुलना करके हम विभिन्न जीवों के बीच के आनुवंशिक संबंधों को समझ सकते हैं। देखो, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूँ। छोड़ दूँगी तो सही नहीं रहेगा, फिर बाद में भी यही चीज़ आप लोग को बतानी रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। जैव विकास का महत्व क्या है? जैव विकास की अवधारणा जीव विज्ञान की सभी शाखाओं के लिए आधारभूत है। ये हमें जीवन की विविधता को समझने में मदद करता है और हमें विभिन्न जीवों के बीच के संबंधों को समझने में सहायता करता है। देखो, अगर जैव विकास के बारे में जानना हो तो बहुत ज़रूरी है। जाने रहोगे, जानकारी रहेगी, समझदारी रहेगी तो ढेर सारे जीव
जीवों के बीच में संबंधों को समझने में भी ये सहायता करता है। जैव विज्ञान ज्ञान, चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण इतने सारे क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट है। जैव विकास का वर्गीकरण कैसे करते हैं? जैव विकास को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है क्रमिक विकास, ग्रेजुअलिज्म। ये सिद्धांत धीरे धीरे और लगातार होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को जैव विकास का प्रमुख कारक मानता है। इसके बाद अगला है परिवर्तन की दर धीमी और एक समान होती है। जीवाश्म रिकॉर्ड में इस प्रकार के विकास के साक्ष्य कम मिलते हैं। दूसरा है छलांगी विकास, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। इस सिद्धांत के अनुसार जैव विकास लंबे समय तक स्थिर रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक और तेजी से परिवर्तन होते हैं। ये अचानक परिवर्तन आमतौर पे पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होते हैं। वैसे तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन कभी कभी अचानक और तेजी से भी हो सकता है। और ये क्यों होगा? पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण। जीवाश्म रिकॉर्ड में इस प्रकार के विकास के साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं। अगला है अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जब दो अलग अलग वंशों के जीवों में समान वातावरण के कारण समान लक्षण विकसित होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों उड़ने के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग है। अगला है अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जब एक ही वंश के जीवों में विभिन्न वातावरणों के कारण अलग अलग लक्षण विकसित होते हैं तो इसे अपसारी विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए डार्विन के फिंच पक्षियों में चोंच के आकार में विविधता देखी जाती है। डार्विन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जो कि उनके भोजन के प्रकार के अनुसार विकसित हुई हैं। कई सारे पक्षियों की चोंच भी अलग अलग होती है, किसी की लंबी किसी की छोटी, तो ये उनके खाने के ऊपर निर्भर करती है। अगला हम देखेंगे समांतर विकास, पैरेलल इवोल्यूशन। जब दो या अधिक वंशों में समान दिशा में विकास होता है तो इसे समांतर विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ों के विकास में पैरों की संख्या में कमी और शरीर के आकार में वृद्धि। छठवां है सह विकास, यानी कि को इवोल्यूशन। जब दो या अधिक जीवों के विकास एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो इसे सह विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए परागणक और फूलों का सह विकास, शिकारी और शिकार का सह विकास। जैव विकास एक जटिल प्रक्रिया है और इसके विभिन्न प्रकारों को समझने में हमें जीवन की विविधता और उसके विकास के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। जैव विकास के प्रमाण कौन कौन से हैं? ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार मैं पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। जैव विकास के कई महत्वपूर्ण प्रमाण हैं जो कि इस सिद्धांत को मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रमाणों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि सबसे पहला है जीवाश्म रिकॉर्ड, फोसिल रिकॉर्ड। जीवाश्म जो होते हैं वो प्राचीन जीवों के अवशेष या फिर उनके छाप होते हैं जो कि चट्टानों में संरक्षित हो जाते हैं। यानी कि जीव मर गए, चट्टानों में दब गए तो उनके वहाँ पे शरीरें संरक्षित हो जाएंगी और जीवाश्म में परिवर्तित हो जाएंगी।
जीवाश्म रिकॉर्ड हमें अतीत के जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उनके विकास को समझने में मदद करता है। जीवाश्मों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि समय के साथ जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं और कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं जबकि अन्य विकसित हुए हैं। तुलनात्मक शारीरिक रचना, कंपैरेटिव एनाटॉमी। कई सारी लोगों की शारीरिक संरचनाएं भी तुलना करने लायक होती हैं, तो ये भी प्रमाण है। विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना की तुलना करके हम उनके बीच के संबंधों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव, व्हेल, चमगादड़ के अग्रपादों की संरचना समान होती है, हालांकि उनके कार्य अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की समान संरचना को समरूप अंग कहते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जो कि संकेत देता है कि ये जीव एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। अगला है भ्रूण विकास, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। विभिन्न जीवों के भ्रूण विकास की तुलना करके हम उनके विकासात्मक संबंधों को समझ सकते हैं। कई सारे जीवों के भ्रूणों में समान लक्षण पाए जाते हैं जो कि उनके विकासात्मक संबंधों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के भ्रूण में गिल स्लिट्स होते हैं जो कि मछलियों के गलफड़ों में विकसित होते हैं। आणविक जीव विज्ञान क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए और प्रोटीन के अनुक्रमों की तुलना करके हम विभिन्न जीवों के बीच के आनुवंशिक संबंधों को भी समझ सकते हैं। आणविक जीव विज्ञान ने जैव विकास के अध्ययन में क्रांति ला दी है और हमें जीवों के बीच के संबंधों को अधिक सटीकता से समझने में मदद की है। सबसे पहले तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं भी तो देखूं आप लोग को पता है या नहीं। अगला है भौगोलिक वितरण, बायोजियोग्राफी। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जीवों के वितरण का अध्ययन करके हम उनके विकास और वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाने वाले जीवों में समानताएं देखी जा सकती हैं, जो कि संकेत देता है कि वे एक बार जुड़े हुए थे। छठवां है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कुछ जीवों में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि अब उपयोगी नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों में उपयोगी होते थे। उदाहरण के लिए मानव में अंधवृक्क, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अगला है कृत्रिम वर्ण, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मनुष्यों के द्वारा पौधों और जानवरों के प्रजनन को नियंत्रित करके उनके लक्षणों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये दर्शाता है कि प्राकृतिक चयन के माध्यम से भी जीवों में परिवर्तन हो सकते हैं। अगला हेडिंग है समजात अंग और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होमोलोगस ऑर्गन्स आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन समय के साथ विभिन्न वातावरणों में अनुकूलन के कारण उनके कार्य में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के रूप में देखें तो मानव का हाथ, व्हेल का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख और घोड़े का पैर, ये सारे अंग हैं जिसमें कि समान हड्डियों की व्यवस्था होती है, जैसे कि ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल और फोलेंजेस। हालांकि इन अंगों का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। संरचना तो समान रहेगी, परंतु अलग अलग कार्यों के लिए किया जाएगा इसमें कार्य। मानव में पकड़ने के लिए करेंगे समजात अंगों का प्रयोग। वही व्हेल में तैरने के लिए, चमगादड़ में उड़ने के लिए और घोड़े में दौड़ने के लिए।
इसका महत्व क्या है? समजात अंग जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। ये दर्शाते हैं कि विभिन्न जीवों में समान संरचनाओं की उपस्थिति एक सामान्य पूर्वज से उनके वंशावली संबंध को इंगित करती है। अगला है समवृत्ति अंग, एनालोगस ऑर्गन्स। समवृत्ति अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना अलग अलग होती है लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। ये अंग विभिन्न वंशों के स्वतंत्र रूप में विकसित हुए हैं लेकिन समान वातावरणीय दबाव के कारण समान कार्य करने लगे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो पक्षी के पंख और कीट के पंख दोनों ही अंग उड़ने के लिए अनुकूलित हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। पक्षी के पंख त्वचा के परिवर्तन से विकसित होते हैं जबकि कीट के पंख शरीर के बाहरी आवरण से विकसित हुए हैं। अगला है मछली का गलफड़ा और मानव का फेफड़ा। दोनों ही अंग श्वसन के लिए उपयोग किए जाते हैं परंतु संरचना और कार्यविधि अलग अलग होती है। तो इसका महत्व क्या है? समवृत्ति अंग अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक उदाहरण है और ये दर्शाते हैं कि विभिन्न वंशों के जीवों में समान वातावरणीय दबाव के कारण समान कार्य करने वाले अंग विकसित हो सकते हैं भले ही उनकी मूल संरचना अलग अलग हो। अगला है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो कि किसी जीव में अब उपयोगी नहीं होते। अवशेष का मतलब कि बच गए हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उनके पूर्वजों में इन अंगों का महत्वपूर्ण कार्य होता था परंतु ये अंग समय के साथ धीरे धीरे छोटे हो गए और अब उनके कार्य नगण्य हो गए हैं। उदाहरण में देखें तो मानव में अधिवृक्क यानी कि अपेंडिक्स, मानव में अंधवृद्ध, ये गलत लिख दिया है। आप लोग अपेंडिक्स ही लिख लीजिएगा, ये ऐसे लिखना सही नहीं लग रहा। आप लोग अपेंडिक्स ही इसे लिख लीजिएगा। एक छोटी सी थैली होती है, संरचना होती है जो कि बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ये अब पाचन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती लेकिन माना जाता है कि हमारे पूर्वजों में पौधों के पाचन में सहायक होता था। जो अपेंडिक्स होता है बॉडी में, अवशेषी अंग होता है, उसमें कोई सड़े गले पदार्थ खाने चले जाते हैं हमारे बॉडी के तो हमें बीमारी हो जाती है जिसे कि अपेंडिक्स कहते हैं लेकिन ये उसका कोई काम ही नहीं है अब हमारे शरीर में। अगला है पक्षियों में पंखों के अवशेष। कुछ पक्षियों में जैसे कि पेंगुइन और शुतुरमुर्ग, इन सभी में जो पंखों का उपयोग होता है वो उड़ने के लिए नहीं होता। ये पंख अब संतुलन बनाए रखने, तैरने या फिर प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। सांपों में पैरों के अवशेष भी हैं। कुछ सांपों में जैसे कि अजगर पैरों के अवशेष पाए जाते हैं। ये अवशेषी अंग दर्शाते हैं कि सांपों के पूर्वजों में पैर होते थे। अब तो सांप में पैर नहीं होते, वो ऐसे ऐसे रेंगता है परंतु पहले होते थे। इसका महत्व क्या है? अवशेषी अंग जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। ये दर्शाते हैं कि जीवों में समय के साथ परिवर्तन होते हैं और कुछ अंग जो कि पहले उपयोगी थे अब उपयोगहीन हो सकते हैं। अगला हम देखेंगे जीवाश्मों के बारे में। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, प्राचीन जीवन के अध्ययन से संबंधित है। ये विज्ञान प्राचीन जीवों के जीवाश्म अवशेषों पर आधारित है। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म लाखों या करोड़ों साल पुराने जीवों के अवशेष या फिर उनके द्वारा छोड़ी गई छापें हैं जो कि चट्टानों में संरक्षित हो जाती हैं। इनमें शामिल है जैसे कि हड्डियां, दांत और भी सारे उदाहरण हैं।
खोल, पत्तियाँ, छापे जैसे कि पत्तियों के निशान, पैरों के निशान, जीवाश्म मल, कोप्रोलाइट्स। जीवाश्म विज्ञान का महत्व क्या है? जैव विकास का प्रमाण। जीवाश्म रिकॉर्ड जैव विकास का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदर्शन करता है। ये हमें दिखाता है कि समय के साथ जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं और कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं जबकि अन्य विकसित हुए हैं। पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करता है। विभिन्न जीवाश्मों के विवरण से हम पृथ्वी के भूगोल में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पर्यावरणीय परिवर्तन। जीवाश्मों का अध्ययन हमें अतीत में हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि जीवाश्मों से पता चलता है कि अतीत में पृथ्वी पर कई बार बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाएं हुई हैं जो कि संभवतः जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट या क्षुद्रग्रहों के प्रभाव के कारण हुई थी। जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है पैलियोबॉटनी। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन होता है इसमें। पैलियोजूलॉजी जानवरों के जीवाश्मों का अध्ययन होता है इसमें। पैलियो इकोलॉजी इसमें प्राचीन पर्यावरण का अध्ययन होता है। पैलियो क्लाइमेटोलॉजी प्राचीन जलवायु का अध्ययन होता है इसमें। अगला हम देखेंगे जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि जीव के मृत्यु के बाद उसके अवशेषों का संरक्षण होता है। यहाँ जीवाश्म बनने की प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। पहला है दफन, ब्यूरियल। जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर को जल्दी से दफनाया जाना जरूरी है, तभी जाके जीवाश्म बनता है। ये दफनन तलछट जैसे कि रेत, मिट्टी या कीचड़ के जमाव से हो सकता है। यदि जीव खुले में पड़ा रहता है तो उसके शरीर को सड़ने, खाने या नष्ट होने का खतरा होता है। ऐसे खुले में छोड़े रहोगे, जो छोटे छोटे जीव जंतु रहेंगे वो उसे खा भी सकते हैं, सड़ा भी हो सकता है और नष्ट हो सकता है। फिर है संरक्षण, प्रिजर्वेशन। दफन होने के बाद जीव के शरीर के कोमल भाग जैसे कि मांस, त्वचा सड़ गल जाते हैं, लेकिन कठोर भाग जैसे कि हड्डियां, दांत, खोल संरक्षित रह सकते हैं। कुछ मामलों में पूरे जीवन को संरक्षित किया जा सकता है। पूरे जीव को संरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि कीड़ों को एम्बर, पेड़ों के रोल से बने जीवाश्म में संरक्षित होना। अगला है खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। दफन हुए अवशेषों में धीरे धीरे खनिज पदार्थों का रिसाव होता है। ये खनिज पदार्थ जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों की जगह ले लेते हैं। इस प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीव के अवशेष पत्थर में बदल जाते हैं। अगला है जीवाश्म का उद्भवन, एक्सपोजर। लाखों या करोड़ों वर्षों बाद भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण जीवाश्म युक्त चट्टानें सतह पर आ सकती हैं। अपरदन जैसे कि नदी, हवा, बारिश के कारण जीवाश्म उजागर हो सकते हैं। जैव विज्ञान के सिद्धांत कैसे हैं? तो जैव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत जैव विकास का आधार है। इसके अनुसार जीवों में विविधता होती है और कुछ जीवों में ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने और संतान उत्पन्न करने में अधिक सफल बनाते हैं।
इन जीवों के जीवित रहने और संतान उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है, जिससे कि उनके अनुकूल लक्षण अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन जीवों के डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन है। ये परिवर्तन जीवों के लक्षणों में परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ लाभदायक होते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तन जीवों को अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं और प्राकृतिक चयन के माध्यम से अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। आनुवंशिक पुनर्संयोजन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लैंगिक जनन के दौरान माता पिता के जीनों का मिश्रण होता है, जिससे कि संतानों में नए संयोजन बनते हैं। जैसे कि लाल सफ़ेद मिलाओ तो पिंक कलर तो बनेगा ही। ये आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है और प्राकृतिक चयन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। लैमार्कवाद यानी कि लैमार्किज्म जैव विकास का एक सिद्धांत है, जो कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे लैमार्क, स्पेलिंग देख लो JEAN, जीन BAPTISTE, बैप्टिस्टे LAMARC के लैमार्क द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लैमार्कवाद के मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला है प्रयोग और अनुप्रयोग, यूजेज एंड डिसयूजेज। लैमार्क का मानना था कि जीवों में किसी अंग का अधिक उपयोग करने से वो अंग विकसित हो जाता है, जबकि कम उपयोग करने से वो अंग पतित हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हो गई क्योंकि उसके पूर्वजों ने लगातार ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास किया था। अर्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लैमार्क का मानना था कि जीव अपने जीवन काल में अर्जित लक्षणों को अपनी संतानों को स्थानांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई जीव अपने जीवन काल में किसी अंग का अधिक उपयोग करता है और उस अंग में विकास होता है, तो वह विकासित अंग अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं है, इसलिए लैमार्कवाद की आलोचना भी खूब हुई। आलोचना किस प्रकार से? जैसे कि सबसे पहला है अर्जित लक्षणों की वंशागति का अभाव। आधुनिक आनुवंशिकी के अनुसार अर्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, केवल जीनों में होने वाले परिवर्तन ही अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे कि आप अपने माता पिता से मैच तो करोगे, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी मम्मी डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर बनो। प्रयोग और अनुप्रयोग का सीमित प्रभाव। हालांकि प्रयोग और अनुप्रयोग का कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये जैव विकास का प्रमुख कारक नहीं है, वरना हम हाथों से इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हाथ तो हमारे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। लैमार्कवाद का महत्व क्या है? हालांकि लैमार्कवाद अब अस्वीकृत हो गया है, लेकिन ये जैव विकास के बारे में सोचने का एक महत्वपूर्ण सबसे पहला प्रयास था। लैमार्क ने जैव विकास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए और वैज्ञानिकों को इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। इसका निष्कर्ष क्या निकला? लैमार्कवाद जैव विकास के बारे में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। हालांकि ये सिद्धांत अब वैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन इसने जैव विकास के बारे में सोचने के लिए नए तरीके खोले और बाद में डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के विकास में योगदान दिया। तो अगला हमारा है डार्विनिज्म यानी कि डार्विनवाद। डार्विनवाद जैव विकास के सिद्धांत को संदर्भित करता है, जिसे चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका मुख्य आधार प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन है।
प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार विविधता किसी भी जीवित प्राणी की आबादी में सदैव विविधता पाई जाती है। अधिक संतान, अधिकांश जीव बहुत अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनमें से सभी जीवित नहीं रह पाते। संघर्ष के लिए जीवन, सीमित संसाधनों, भोजन, पानी, स्थान के कारण जीवों के बीच संघर्ष हो सकता है। योग्यतम की उत्तरजीविता मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उन जीवों में अधिक संभावना होती है कि वे जीवित रहेंगे और संतान उत्पन्न करेंगे जिनमें ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहने में अधिक सफल बनाते हैं, और इन लक्षणों को अनुकूलन कहा जाता है। वंशागति, अनुकूल लक्षण वंशागत होते हैं, अर्थात ये लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते हैं। अगला है डार्विनवाद का महत्व क्या है। डार्विनवाद ने जैव विज्ञान की समझ में क्रांति ला दी। इसने जीवन की विविधता को समझने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसने मानव जाति की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद की। जैव विकास के चरण कौन कौन से हैं। जैव विकास एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें कि जीवों में परिवर्तन होते हैं। इसे विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है, हालांकि ये चरण हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते। जैव विकास के प्रमुख चरणों में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला सरल अणुओं का निर्माण। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में सरल अणुओं जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। फिर जटिल अणुओं का निर्माण। सरल अणुओं से जटिल अणुओं जैसे कि अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हुआ। फिर हुआ प्रथम जीव का उदय। जटिल अणुओं से प्रथम जीव का उदय हुआ। ये एक सरल एक कोशिकीय जीव रहा होगा। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों का विकास। सबसे पहले यूनिसेलुलर जीव बने, एक कोशिकीय जीव, उसके बाद धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। विविधता का विकास। बहुकोशिकीय जीवों में विविधता का विकास हुआ और विभिन्न प्रकार के जीवों का उदय हुआ। जीवों का अनुकूलन। जीवों ने अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए विभिन्न अनुकूलन विकसित किए। जीवों का विलुप्त होना। कई जीवों के वंश विलुप्त हो गए जबकि अन्य विकसित भी हुए। अगला है मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन। मानव विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। हमें भी पता है कि हम मनुष्यों का विकास बहुत ही धीरे धीरे और लंबी प्रक्रिया के दौरान हुआ है, जिसमें से कि वानर समान, वानर का अर्थ है बंदर, वानर समान पूर्वजों से मनुष्य का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि सभी मनुष्यों में समान शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण वानर समान पूर्वजों में विरासत में मिले हैं और लगभग 6 मिलियन वर्षों की अवधि में विकसित हुए हैं। मानव विकास के प्रमुख मील के पत्थर। द्विपादता, बाइपेडिज्म, 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता मनुष्यों की एक परिभाषित विशेषता है। हमारी विशेषता क्या है कि हम 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते हैं। इसका विकास लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले हुआ, जिससे हाथों को अन्य कार्यों जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए मुक्त किया गया। मस्तिष्क की वृद्धि। समय के साथ मानव मस्तिष्क का आकार और जटिलता में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे कि समस्या समाधान, भाषा और अमूर्त विचार जैसी बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास हुआ। औजारों का उपयोग। सरल पत्थर के औजारों से शुरू होकर औजारों के विकास और उपयोग ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ कायम किया, जिससे कि अनुकूलनशीलता और संसाधन प्राप्ति में वृद्धि हुई।
भाषा विकास। बोली और प्रतीकात्मक दोनों प्रकार की भाषा के विकास ने जटिल संचार सहयोग और पीढ़ियों के बीच ज्ञान के प्रसारण को सक्षम बनाया। सामाजिक संरचनाएं। परिवारों, समूहों और समाजों जैसी जटिल सामाजिक संरचनाओं के निर्माण ने मानव के अस्तित्व और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख मानव पूर्वज कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमोनिड्स जो कि सीधे चलते थे लेकिन अपेक्षाकृत छोटे मस्तिष्क वाले थे। इसके बाद होमो हैबिलिस, हस्तशिल्पी मानव के रूप में जाने जाते हैं। सर या मैम पूछेंगे कि हस्तशिल्पी मानव के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आप लोग बताओगे होमो हैबिलिस। ये प्रजाति पत्थर के औजार बनाने और उपयोग करने वाली पहली प्रजाति थी। होमो इरेक्टस, अफ्रीका से बाहर पलायन करने वाला पहला होमोनिड, बड़े मस्तिष्क और अधिक उन्नत उपकरण बनाने के कौशल के साथ। अगला है होमो निएंडरथॉलेसिस, आधुनिक मनुष्यों से निकटता से संबंधित निएंडरथल मजबूत बनावट वाले थे और हिमयुग्म के दौरान यूरोप और एशिया में रहते थे। अगला है होमो सैपियंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधुनिक मानव, उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं, जटिल भाषा और विविध संस्कृतियों द्वारा विशेषता। महत्वपूर्ण नोट क्या है? मानव विकास एक रैखिक प्रगति नहीं है बल्कि कई विलुप्त प्रजातियों के साथ साथ एक जटिल और साखिक प्रक्रिया है। विभिन्न मानव पूर्वजों के बीच सटीक संबंधों पर अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा शोध और बहस की जा रही है। आधुनिक मानव, लास्ट टॉपिक हमारा। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक रूप से हम होमो सैपियंस कहा जाता है। स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान देंगे, HOMOSAPIENS। होमो सैपियंस देखो एक लैटिन शब्द है जिसका कि मतलब है मानव या फिर आदमी। सैपियंस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या समझदार। आधुनिक मनुष्यों की विशेषताएं क्या होती हैं कि हमारे पास ना बड़ा मस्तिष्क होता है। आधुनिक मनुष्यों का औसत मस्तिष्क आकार लगभग 1300 घन सेंटीमीटर है जो कि उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं को सक्षम बनाता है। सीधा चलना। आधुनिक मनुष्य 2 पैरों पर सीधे चलने के लिए अनुकूलित है। भाषा का विकास। आधुनिक मनुष्य जटिल भाषा का उपयोग करते हैं जो कि संचार, सहयोग और ज्ञान के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक संरचना। आधुनिक मनुष्य जटिल सामाजिक संरचनाओं में रहते हैं जैसे कि परिवार, समूह और समाज। संस्कृति और कला। आधुनिक मनुष्य कला, संगीत, साहित्य और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का निर्माण करते हैं। अभिनवता और तकनीकी विकास। आधुनिक मनुष्य लगातार नई तकनीकों और उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं जिससे कि मानव सभ्यता में तेजी से विकास हुआ है। आधुनिक मनुष्यों का विकास। आधुनिक मनुष्यों का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया माना जाता है। आधुनिक मनुष्य अफ्रीका में लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख मतलब 30 लाख साल पहले विकसित हुए हैं और बाद में दुनिया भर में फैल गए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि आधुनिक मनुष्य एक अद्वितीय और असाधारण प्रजाति है जो कि अपनी बुद्धि, सामाजिकता और संस्कृति के लिए जानी जाती है। हम लगातार सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और दुनिया को आकार दे रहे हैं। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से पूरा करवा दीजिए।
और अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।